सर्जरी एक ऐसा शब्द जिसको सुन के मरीज और उसके परिजनों में हमेशा एक डर का माहौल जगा देता है। और फिर जब बात करूं रीढ़ की हड्डी की, तो फिर कंडीशन और ज्यादा खराब होती है। मगर आज की तारीख में साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतने नए अपडेट्स और चेंजेस करे हैं, जिसके तहत एक नई फील्ड को भी जन्म दिया है, जिसे हम पेन मैनेजमेंट का नाम देते हैं। और इसी शाखा से आज हमने इनवाइट करा है एक ऐसे सर्जन को जिनके पास न सिर्फ इंदौर के बल्कि हिंदुस्तान के हर कोने से बहुत सारे डॉक्टर्स इस पेन मैनेजमेंट की फील्ड में ट्रेनिंग लेने आते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर अंशुल अग्रवाल सर का। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले ये पेन मैनेजमेंट जो अभी लोगों के सामने आया है, ये क्या है और क्या जो स्पाइन की सर्जरी होती है उसमें ये किस तरह कितना इम्पोर्टेंट तरीके से कारगर साबित होता है? दर्द निवारण विशेषज्ञ का रोल यहाँ पे आता है, जहाँ मरीज जो कमर दर्द के होते हैं, गर्दन दर्द के होते हैं, स्लिप डिस्क के होते हैं, शियाटिका के होते हैं, नॉर्मली सभी फिजिशियन इनिशियल लेवल पे जहाँ तक कि उनमें नसों का कमजोरी नहीं होती है, बहुत ज्यादा झुनझुनी सुन्नपन नहीं होता है, ब्लैडर बाउल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेटरिन पेशाब की समस्या नहीं होती, उनको दवाई से या फिजियोथेरेपी से आज तक ठीक किया जाता था, अभी भी ठीक किया जाता है। पर जनरली ऐसा देखा गया है कि 10 में से 8 मरीज ठीक हो जाते हैं। कुछ मरीजों को ये समस्या या तो वापस आती है या 20 से 40% मरीजों को इसका रिलीफ नहीं मिल पाता है। ऐसे मरीज अभी तक सर्जरी की तरफ जाते थे अपने समाधान को ढूंढने के लिए, पर अभी जो पेन इंटरवेंशन है उन 40% लोगों में से भी 90% लोगों का समाधान इंटरवेंशन के माध्यम से, मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स के माध्यम से कर सकते हैं। होता ये कि जो नसें होती है, जो कमर से या गर्दन से निकल रही होती है, शरीर के अलग अलग अंगों को सप्लाई कर रही होती है, उन नसों पे स्लिप डिस्क के कारण, पहले अपन स्लिप डिस्क को डिस्कस करते हैं। स्लिप डिस्क के कारण से दबाव होता है, दबाव के कारण से सूजन होती है और सूजन के कारण से दर्द होता है। अगर दबाव ज्यादा होता है तो दबाव के कारण झुनझुनाहट और कमजोरी, ये सारे सिम्टम्स भी आते हैं। पर अधिकतर मरीज जो होते हैं वो कम दबाव वाले होते हैं, जिनको केवल सूजन के कारण दर्द जा रहा होता है पैरों में या हाथों में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो क्रिटिकल स्टेज के नहीं है, थोड़े से पहली स्टेज के हैं, ऐसा कहा जा सकता है। पर स्पाइन के मरीजों में ऐसा देखा गया है कि मरीज के सिम्टम उसकी पैथोलॉजी से कोरिलेट नहीं करते कुछ समय पे। मतलब हल्की समस्या भी मरीज को बहुत ज्यादा दर्द दे सकती है। तो इसीलिए स्पाइन के पेन को मैनेज करने में पेन मैनेजमेंट का रोल बहुत अहम होता है। तो हमारी जो अप्रोच होती है उसमें हम सबसे पहले तो पेन जनरेटर आइडेंटिफिकेशन पे ध्यान देते हैं कि भाई दर्द एक्चुअली, अगर कमर के दर्द की बात करें तो कमर का दर्द आ कहाँ से रहा है। मतलब अपन एक ब्लैंकेट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो कि भाई उनको दर्द की दवा दे दी, मसल रिलैक्सेंट दे दिया, कुछ नसों की दवा दे दी। तो उसकी जगह पहले देखा जाता है कि एग्जैक्टली दर्द डिस्कोजेनिक है या दर्द जोड़ से आ रहा है। मतलब दर्द के जो एलिमेंट होते हैं वो एंटीरियर एलिमेंट ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है या पोस्टीरियर एलिमेंट ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ओके। अगर वो जोड़ से आ रहा है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ज्यादा काम के होंगे, अगर वो गादी से आ रहा है तो नसों पे काम करने वाली दवाइयां ज्यादा काम की होंगी। तो दवाओं का भी रोल काफी स्पेसिफिक होता है, हर दवा एक जैसी नहीं होती है। आज भी हमारे यहाँ जो मरीज कई जगह दवा खा के आते हैं, उनका प्राथमिक रूप से ट्रीटमेंट पहले दवा से करने की कोशिश की जाती है और 10 में से 8 में हम सक्सेसफुल भी होते हैं। मरीज इवन 4 जगह दिखा के आते हैं, उसके बाद भी यहाँ दवा से भी ठीक होते हैं। जो बचे हुए 20% मरीज होते हैं उसमें से भी 80% लोग इंटरवेंशन या इंजेक्शन के माध्यम से ठीक होते हैं, जिनको आमतौर पे बताया जाता है कि ओटी में मशीन में देख के सही जगह नस की पहचान करने वाली दवा डाल के नस को खोलने वाली दवा, नस को खोलने मतलब नस की सूजन उतरने वाली दवा डाली जाती है और उससे मरीजों को आराम होता है टाइम बाउंड मैनर में। अगर वो अच्छी सावधानी रखते हैं, अच्छे तरह से व्यायाम करते हैं, तो ये आराम लंबे समय के लिए भी चल सकता है। अब जब एक बार किसी को अगर स्लिप डिस्क हो गया तो ये बात तो तय है कि हम पेन मैनेजमेंट की सहायता से उसको वापस रिकवर भी कर लें। तो उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, एक्सरसाइज वगैरह, या अब जैसे कुछ लोग बिल्कुल ही असमर्थ होते हैं एज की तुलना में, अब उनकी हमने प्रॉब्लम सॉल्व भी कर दी, तो क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उसमें भी जरूरी हो पाएगा? देखिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एज रिलेटेड समस्या दोनों का मैं अलग अलग जवाब दूंगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आज तक की जितनी भी स्टडीज बोलती है ना, जो 3 महीने के अंदर उत्पन्न होने वाला कोई भी दर्द है जो आता है और जाता है, उसमें केवल जीवन शैली में बदलाव, यही एकमात्र दवाई है। मतलब उनको जीवन शैली में अगर बदलाव कर लेते हैं और कोई दवा नहीं लेते हैं तो भी उनको आराम आना तय है।
ओके। मतलब उनको आगे नहीं झुकना है, अगर कमर का दर्द है तो नीचे नहीं बैठना है, थोड़े समय के लिए उसको रिलीव होने का समय देना है, कुछ उसके वो होंगे पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन। उनको फॉलो करना होता है। दूसरी बात होती है कि एज रिलेटेड समस्या आपने बोली, तो इस तारतम्य में मैं आपको एक हमारा रिसेंट का केस बताना चाहूंगा। माता जी हमारे पास आई, अब पास ही देवास के पास की माता जी थी। माता जी के तीनों बच्चे बहुत भक्त थे माता जी के। माता जी आई व्हील चेयर पे। उनकी हिस्ट्री ऐसी थी कि 75 साल की उम्र थी अभी उनकी, और इस उम्र में भी मतलब वो बिस्तर पे ही थी। 20 साल पहले उनको कुछ स्ट्रोक हुआ था, राइट साइड की बॉडी काम नहीं करती थी, ओके। और अभी वो 2-3 बार बिस्तर से गिर चुकी थी इसी कारण से। उनको जब वो मेरे क्लिनिक पे आई तो वो एमआरआई कराने में समर्थ नहीं थी। हमने एपिड्यूरल लगाया, उनकी एमआरआई कराई तो हमें 5 जगह वर्टिब्रल फ्रैक्चर मिले उनके। 5 जगह वर्टिब्रल फ्रैक्चर थे, जिसमें से 2 वर्टिब्रल फ्रैक्चर पुराने थे, 3 नए थे, और जो 2 पुराने थे उसमें से भी एक में दोबारा फ्रैक्चर हो चुका था। तो कुछ एमआरआई में कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसमें हम पुराने नए में अंतर कर सकते हैं, कौन सी हड्डी कब टूटी है। तो वो सब देखने के बाद हमने मरीज को आईसीयू में भर्ती किया, वहां पे उसका पेन मैनेजमेंट किया, फिर उनको समझाया कि माता जी ऑलरेडी बेड रिडन है पर बिस्तर पे भी दर्द में आराम नहीं आ पा रहे हैं, तो अभी बिस्तर में आराम देने के लिए क्या किया जा सकता है। तो हमने उनको बताया कि हम नीडल के द्वारा मशीन में देख के सही जगह सीमेंट डालेंगे, जो टूटा हुआ हिस्सा है वो चिपक जाएगा, अगले दिन से माता जी को दर्द में आराम। मरीज के पास लिमिटेड ऑप्शंस में ये ऑप्शन उनको ठीक लगा, उन्होंने हर तरह की कंसेंट दी, हमने ये सारा प्रोसीजर परक्यूटेनियसली किया। नॉर्मली हम इसको लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, पर माता जी की कंडीशन को देखते हुए हमें उन्हें बेहोश करके करना पड़ा। लगभग 2 घंटे में प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। अगले दिन से माता जी पेन फ्री थी। माता जी ने खूब आशीर्वाद बच्चों को भी दिया, मुझे भी दिया। तो ये कुछ ऐसे पल होते हैं जो मतलब बड़ा सेटिस्फेक्शन देते हैं कि वाकई में हम एक अच्छा काम कर रहे हैं पेन मैनेजमेंट। बट सर, तो ये पेन मैनेजमेंट जो होता है सर, ये बेसिकली सिर्फ मतलब कुछ लोग इसको ऐसा भी समझते हैं कि यार पेन मैनेजमेंट कुछ एक टेम्परेरी हील ना हो, कि दवा और इंजेक्शन लगा दिया थोड़े टाइम के लिए हो गया, उसके बाद फिर ये वापस से दर्द उठेगा। इसका भी मैं 2 पार्ट में जवाब देता हूँ। ये पुरानी अवधारणा थी, धीरे धीरे हर चीज में डेवलपमेंट होता है। जैसे कि अपनी टॉक ही शुरू से उसी से चालू हुई है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कितना डेवलपमेंट किया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पेन मैनेजमेंट जब चालू हुआ था तो केवल जो इंटरवेंशन इंजेक्शन होते थे वो 3 बार लगाए जाते थे 1 महीने के अंतराल में। अब ऐसा नहीं होता, अब 1 बार लगाया जाता है, एक ही बार श्योर एंड श्योर। उससे अगर आराम होता है और मरीज को वापस दर्द आता है तो ये दो चीजें अपने को डिलीवर करता है। एक तो डायग्नोसिस कंफर्म करता है कि नस वही दबी हुई है, वहीं पे तकलीफ है और वही अपने को सही करना है। दूसरी चीज, 10 में से जो 2 से 6 लोगों को आराम होता है लंबे समय का, उनको लंबे समय का थेरेप्यूटिक इफेक्ट आ जाता है। पर जिनको दोबारा आता है उसमें हमें ये पता है कि अब यहाँ से हम ये टुकड़ा निकाल देंगे, तो अब उसको निकालने के लिए दूरबीन की तकनीक इजाद हो गई है। दूरबीन ऐसी तकनीक है जिसमें कमर की स्लिप डिस्क का इलाज बिना टांके लगाए दूरबीन के द्वारा पूरी डिस्क का ऑपरेशन करके डिस्क को बाहर निकाल के किया जा सकता है। मरीज अगले दिन चल फिर सकता है, इसमें बेहोश करने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें कोई ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। घर के रूटीन काम वो अगले दिन से करना प्रारंभ कर देता है। 2-3 हफ्ते का रेस्ट करके अगर वो नॉर्मल थोड़ी बहुत सावधानियां रखता है तो लगभग सभी काम करने लगता है। तो ये मेरे हिसाब से एक रिवॉल्यूशनाइज्ड टेक्निक है। और अब पेन मैनेजमेंट को अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि ये केवल दर्द निवारण के लिए इंजेक्शन लगा सकते हैं, कुछ समय के लिए दर्द कम कर सकते हैं। अब ये पूरे तरह से आपके मरीज को ठीक करने में सक्षम है। दर्द निवारण विशेषज्ञ के पास लगभग सभी तरह के उपचार उपलब्ध हैं और आपको सही समय पे सही उपचार के साथ में गाइड किया जा सकता है। तो ये जो पेन मैनेजमेंट है सर, ये सिर्फ रीढ़ की हड्डी और से ही रिलेटेड सारे पेन को हील करता है, या नसों से रिलेटेड भी पेन को हील करता है? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है रंजन जी। अब रीढ़ की हड्डी और जोड़ संबंधी दर्द तो सभी समझते हैं, पर कुछ नस संबंधी दर्द ऐसे होते हैं जो आम आदमी मुश्किल से समझ पाता है। इसी कड़ी में एक दर्द आता है चेहरे का दर्द। कुछ मरीजों को चेहरे में दर्द ऊपर वाले हिस्से में, ऊपर के जबड़े में, नीचे के जबड़े में होता है। इसको हम ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया बोलते हैं। दर्द अत्यंत सीवियर होता है। इस बीमारी का दूसरा नाम सुसाइड डिजीज भी होता है। अगर मरीज को सही ट्रीटमेंट नहीं मिले तो वो इसमें मतलब आत्महत्या करने तक के विचार करता है, इतनी इसकी गंभीरता होती है। तो इसके लिए भी हम बहुत अच्छा उपचार देते हैं। केवल सुई के द्वारा यहाँ से ब्रेन के उस भाग में पहुंचते हैं जहाँ से इसके सर्किट बने होते हैं, एब्रेंट सर्किट बने होते हैं, और न्यूरालजिक पेन जहाँ से इनिशिएट हो रहा होता है उसको ट्राइजेमिनल गैंग्लियन बोलते हैं। तो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में हम पहुंच के यहाँ की तीनों नसों को अलग अलग आइडेंटिफाई करते हैं स्पेशल मशीन के द्वारा, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर के द्वारा। और जो नस अपनी तकलीफ दे रही होती है उस नस को हम एक नियर टेम्परेचर पे
डाउन करते हैं। और ये इसके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जो काफ़ी मरीजों में हम करते हैं। और जिन मरीजों को आंखों के पीछे दर्द जाता है उसमें हम बलून कंप्रेशन करते हैं। वो अलग अलग विधियां अलग अलग मरीज के हिसाब से होती है, पर ये सारी विधियां डे केयर ट्रीटमेंट में की जा सकती है और लगभग सभी विधियां लाभकारी होती हैं। तो सर मतलब पेन मैनेजमेंट मतलब मोटा मोटा है समझे कि अगर शरीर में कहीं पे भी दर्द हो रहा है तो हम, और कंटिन्यू दर्द है, लंबे समय से दर्द है, या पर्टिकुलर कोई एक मूवमेंट करने पर दर्द हो रहा है, तो हमें पेन मैनेजमेंट कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए। अगर मैं आपको सही तरीके से समझाऊं तो कोई भी दर्द आपको जो 2-4 डॉक्टरों को दिखाने के बाद ठीक नहीं हो रहा है, लोग बोल रहे हैं कि फिजियोथेरेपी से आराम मिलना चाहिए था, सही उससे बात। भी आराम नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार दर्द निवारण विशेषज्ञ की राय जरूर लें। कई मरीज होते मतलब आप भी ये मानते हैं कि पहली बार व्यक्ति है ना पेन मैनेजमेंट से कंसल्ट करने नहीं आता, वो 2-4 डॉक्टर को दिखाने के बाद। नॉर्मली नहीं, एक्चुअली में क्या है कि वो जो मरीज थोड़ा सा कई बार थक जाता है ना, तो ऐसे मरीज के साथ बहुत इमोशनली जुड़ा होना पड़ता है, क्योंकि उस समय पे मरीज को क्रोनिक पेन के साथ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, उसको डिप्रेशन भी होता है, उन सारे एस्पेक्ट्स को भी टच करना होता है। तो जनरली ये सारे एस्पेक्ट्स छोड़ दिए जाते हैं। तो वो क्रोनिक पेन मैनेजमेंट या पेन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग में इन एस्पेक्ट्स को टच करना, इनकी स्कोरिंग करना और इनके लिए अलग से दवा चालू करना, जिससे मरीज का होलिस्टिक पेन ट्रीटमेंट हो सके, ये अलग से सिखाया जाता है। तो पेन जो आज की तारीख में पेन है ना, वो बायो साइको सोशल, मतलब उसके लिए बायोलॉजिकल भी होता है, साइकोलॉजिकल भी होता है, सोशल इश्यूज भी होते हैं, तो सबको इवेल्युएट करके निकालना होता है। कुछ मरीज हमारे पास आते हैं, अभी थोड़े दिन पहले लड़की आई थी, उसकी शादी हुई, बोला सर मैं 1.5 साल से आपकी दवाइयों से बहुत बढ़िया थी। 1.5 साल पहले भी उसको कोई समस्या नहीं थी, उस समय उसको समस्या शादी की टेंशन थी, और दर्द इतना सीवियर कि वो रात को 12:30 बजे फोन करके इमरजेंसी में मेरे को हॉस्पिटल में दिखाया, यहाँ टेप लगा रखी, यहाँ टेप लगा रखी, कैसे भी दर्द ठीक नहीं हो रहा, तरह तरह के इंजेक्शन लगा लिए। तो उस समय पे साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन बहुत हेल्पफुल होता है। मैंने उससे पूछा अभी रिसेंट अपडेट किया हुआ, तो उसने बताया कि पति की सर्जरी हुई है, हार्ट की सर्जरी हुई है, वाल बदला गया है, बच्चे के दिल में छेद आया है। तो मैंने कहा ये दर्द का कारण है। अब मैं उसके हाथ के दर्द के लिए इवोल्यूशन करने की मेरे को जरूरत नहीं है, एक्चुअली मैं पुराना पेशेंट था, इसलिए मेरे लिए कहना आसान था, दर्द का तरीका भी वैसा ही था, जांचें मेरे पास सारी थी, तो उसको वापस उसी तरह से हमने साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन के हिसाब से जो संबंधित दवाई, मतलब ये जो दर्द था उसके ब्रेन के अंदर जो जनरेट ये सब ऐसा सेट फीलिंग हुई उसके कारण। ये थोड़ा सा एक गलत तरीका हो जाता है कभी समझाने का कि दर्द तुम्हारे दिमाग में है, दर्द तुम्हारे दिमाग में सोच के कारण दर्द चालू। नहीं, ऐसा नहीं। दर्द अगर कोई भी पेशेंट आपको एक्सप्लेन कर रहा है उसका इमोशनल एक्सपीरियंस, तो वो बेसिकली पेन है, तो उसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। और दर्द किसी भी मरीज के दिमाग में नहीं होता है, ये एक मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अगर कोई मरीज बोल रहा है, अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो उसे दूसरे के पास रेफर करें। अगर मरीज दर्द बोल रहा है तो दर्द है, आपको जानना पड़ेगा दर्द कहाँ से आ रहा है और उसके पेन जनरेटर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सर जनरली अर्थराइटिस यानी कि कहीं ना कहीं जॉइंट्स में जो घिसावट और फिर उसको खिरना या खनन, अपन एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो होता है, तो उसके कारण भी अत्यंत मतलब दर्द तो बहुत तेज होता है। आजकल जैसे घुटने बदलने का बड़ा चलन है, घुटने की आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, मतलब बेसिकली जॉइंट का घिसाव होता है। जो पुअर एक्सरसाइज करने वाले लोग होते हैं, कम एक्सरसाइज करते हैं, आजकल वैसे भी उठना बैठना कुर्सी पे हो गया है, तो हर आदमी की मांसपेशियां वीक होने लगी हैं। करेक्ट। तो ऐसे मरीजों का मीडियल जॉइंट स्पेस कम हो जाता है, कुछ का और दूसरे स्पेसेस होते हैं, 3 कंपार्टमेंट होते हैं नी जॉइंट के, अलग अलग कंपार्टमेंट में घिसावट हो सकती है, उसके कारण दर्द रह सकता है। तो ऐसे दर्द का उपाय पेन मैनेजमेंट क्लिनिशियन के पास है या नहीं है, ये आपका सवाल मुझे समझ में आता है। मतलब नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी? नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी। देखिए, जिन लोगों के घुटने पूरी तरह से घिस चुके हैं और घुटनों का मिलना भी मुश्किल हो गया है, रात में भी दर्द रहता है, क्रोनिक पेन में तब्दील हो चुका है, और इसके साथ में बैलेंसिंग नहीं बन पा रही है, तो जिनकी बैलेंसिंग नहीं बन पा रही है ना, उनके लिए नी रिप्लेसमेंट से अच्छा कोई उपाय नहीं। पर हाँ, जिनकी बैलेंसिंग बन पा रही है, जोड़ पूरा मुड़ पा रहा है, कभी कभी दर्द रहता है, साथ में और समस्याएं भी है, हार्ट की समस्या है, किडनी की समस्या है, या रिप्लेसमेंट कैसे भी नहीं हो सकता है, ऐसे कंडीशन में मरीजों के लिए ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले मरीजों के लिए भी उपचार है। उसको बोलते हैं जेनिकुलर नर्व रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। ये जनरली 2 स्टेप में किया जाता है। एक स्टेप में हम डायग्नोस्टिक इंटरवेंशन करते हैं और दूसरे स्टेप में रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करते हैं। ये थोड़ा हाई एंड प्रोसीजर होता है। इसमें हम घुटने को सप्लाई करने वाली 6 या 8 नसों में से 4 नसों को हम निष्क्रिय करते हैं स्पेशल मशीन के द्वारा, ये देख के कि केवल घुटने का दर्द ले जाने वाली नसें समाप्त हो, कोई रस्सी चलाने वाली या मांसपेशी चलाने वाली नस समाप्त नहीं।
तो इसका मतलब एक तरीके से मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी को नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी गई हो तो उस पेशेंट को ये जानना बहुत जरूरी है कि उसका जो नी है वो कितनी क्रिटिकल कंडीशन में है। बराबर है। हाँ। इसमें अधिकतर घुटने की बदलने की सलाह दिए गए मरीजों में हर मरीज 2 या 3 डॉक्टरों को दिखा के अपना घुटना बदलाता है। कोई भी पहले डॉक्टर के पास जाएगा घुटना बदला लेगा, ऐसा मैंने जनरली नहीं देखा। 3 डॉक्टर को दिखाएगा, आपने पहचान के 4 डॉक्टरों से पूछेगा, उसके बाद वो घुटना बदलने पे जाएगा। पर जो जो घुटना बदलने से बच सकता है वो मरीज हमारे यहाँ आ सकता है। सही बात है। जिसको घुटना बिल्कुल नहीं बदलना है, घुटना अभी अच्छा चल रहा है, भले ही सलाह दी गई है पर एक बार दिखाने में आपको बुराई नहीं है। एक सेकंड कंसल्टेशन, सेकंड ओपिनियन आप ले सकते हैं। पेन फिजिशियन से, जिसके यहाँ जेनिकुलर नर्व रेडियो फ्रीक्वेंसी, कूल रेडियो फ्रीक्वेंसी की सुविधा हो, उसके यहाँ। एक एक अंतिम क्वेश्चन मेरा रहेगा कि हम दर्द की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो दर्द होता है जहां तक मैं समझता हूँ वो है कैंसर का। मतलब कहते हैं कि कैंसर में इतना असहनीय दर्द होता है कि शायद किसी के लिए देख पाना भी बहुत मुश्किल, देख के ही आत्मा कांप जाती है। तो क्या हमारे पेन मैनेजमेंट में उसके लिए भी कुछ उपचार? जी, ये जो पेन मैनेजमेंट की शुरुआत हुई थी तो इनिशियल इंट्रोडक्शन में हम सब लोगों को जो डॉक्टर्स के द्वारा समझा जाता था, डॉक्टर फेटर्निटी के द्वारा, कि हम कैंसर पेन का मैनेजमेंट करते हैं, ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ करता था। क्योंकि इसके लिए जो सिंपैथेटिक ब्लॉक्स लगते हैं वो ब्लॉक्स काफी एंशियंट टाइम से, मतलब काफी एंशियंट तो नहीं, मतलब लगभग सबसे पहले से प्रैक्टिस होने वाली चीजें हैं, बाकी चीजें बाद में ऐड हुई हैं। तो एक तो अपना सोमेटिक सिस्टम होता है, एक सिंपैथेटिक सिस्टम होता है। तो हम बेसिकली सिंपैथेटिक सिस्टम, एक जो नसें जो आवेश को और आपके रिएक्शन को कंट्रोल करती हैं, उन नसों को अगर हम सुन्न करते हैं या केमिकली डाउन करते हैं तो उससे कैंसर के पेन में कमी आती है, और बहुत अच्छी कमी आती है। इसके अलावा कुछ इंट्राथिकल पंप डलते हैं, मॉर्फिन पंप डलते हैं। वो शॉर्ट ड्यूरेशन का लाइफ स्पान अगर पेशेंट का बचा है और कोई ऑप्शन नहीं है, दर्द में बहुत असहनीय दर्द में ओरल मॉर्फिन टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे लोगों को कुछ एपिड्यूरल से या पंप के द्वारा मेडिसिन दी जा सकती है और इनका पेन रिलीफ किया जा सकता है। पर इसमें सबसे अच्छी कड़ी होती है सिंपैथेटिक ब्लॉक्स, सीलियक प्लेक्सस, स्टिलेट, स्प्लैंक्निक, सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक। काफी सारी नसों के नाम बता रहा हूं मैं, जो अगर एब्डोमेन के ऊपर हिस्से में या नीचे के हिस्से में है तो ये सारी चीजें काफी अच्छे से काम करती है। ओके। तो सर हमारे दर्शकों के लिए कोई एक ऐसा संदेश जिससे वो ये सभी पेनों से थोड़ा बचें, क्या वो ध्यान रखें अपनी लाइफस्टाइल में जिससे कि उन्हें ये समस्या से परेशानी ना होना पड़े? सबसे अच्छा तो एक ही चीज है जो हर आदमी आपको बोलेगा कि अपने पोस्चर का ध्यान रखें। आप बैठें, उठें, खड़े हों, झुकें, इस समय पे थोड़ा सावधानी से सारे कार्य करें। कुछ नियमित व्यायाम करें, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। ये सभी आपके कनेक्टिव टिश्यू को वीक करती हैं, और जितना ज़्यादा व्यायाम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ओके, धन्यवाद सर।